सर्दी उस साल कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई थी। पहाड़ों पर पहली बर्फ गिरी नहीं थी, बल्कि जैसे चुपचाप उतर आई थी, बिना शोर, बिना चेतावनी। सुबह जब लोग अपने घरों से निकले, तो रास्ते पहचान में नहीं आ रहे थे। पेड़ों की डालियां झुकी हुई थी, जैसे किसी पुराने दुख का बोझ उठा रही हों। उसी बर्फ से ढकी घाटी में बसा था एक छोटा सा गांव, धूप खाल। नाम के उलट, यहाँ सर्दियों में धूप बहुत कम आती थी। गांव के आखिरी छोर पर, नदी के पास, लकड़ी और पत्थरों से बना एक पुराना घर था। उसी घर में रहता था केशव, एक ऐसा आदमी जो ठंड से नहीं, बल्कि खामोशी से डरता था। उस सुबह केशव आग जला रहा था। लकड़ियां गीली थी, धुआं आंखों में चुभ रहा था, लेकिन आग जलाना जरूरी था। ठंड अब केवल मौसम नहीं रही थी, वह शरीर के भीतर उतरने लगी थी। केशव ने अपनी ऊनी टोपी ठीक की और आग में फूंक मारी। चिंगारी भड़की, और उसी पल उसे लगा जैसे कोई पुरानी याद जाग गई हो। आग और अतीत। ठंड हमेशा उसे कुछ याद दिलाती थी। 10 साल पहले की वही सर्द रात, जब पूरा गांव बर्फ में दबा था, जब रास्ते बंद थे, जब मदद आने की कोई उम्मीद नहीं थी, और जब मीरा ने उसके हाथ आखिरी बार पकड़े थे। केशव ने आंखें बंद कर ली। मीरा हंसती थी, ठंड में भी। कहती थी, ठंड बाहर है केशव, अगर अंदर आग हो तो सर्दी कुछ नहीं कर सकती। पर उस रात आग बुझ गई थी। गांव की सर्द सुबह। बाहर कदमों की आवाज आई। दरवाजा खुला और पोस्टमैन हरिया अंदर घुसा, कांपता हुआ। बहुत ठंड है आज, उसने कहा, लगता है इस बार सर्दी लंबी पड़ेगी। केशव ने उसे आग के पास बैठने का इशारा किया। हर साल तो पड़ती है, केशव बोला। हरिया ने सिर हिलाया। नहीं, इस बार कुछ अलग है। जानवर नीचे उतर आए हैं। नदी की आवाज बदल गई है। ठंड कुछ कह रही है। केशव चुप रहा। उसे भी ऐसा ही लग रहा था। ठंड जो बोलती है। शाम तक बर्फ और तेज गिरने लगी। हवा में अजीब सी सीटी थी, जैसे कोई नाम लेकर बुला रहा हो। केशव बाहर निकला। सफेद चादर के बीच उसे पैरों के निशान दिखे। नए, ताजा। गांव में आज कोई आने वाला नहीं था। उसने निशानों का पीछा किया। हर कदम के साथ ठंड गहरी होती जा रही थी, लेकिन केशव के भीतर कुछ जलने लगा था। डर नहीं, बल्कि जिज्ञासा। निशान नदी की ओर जाते थे, और वहीं उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। नदी सर्दियों में कभी इतनी डरावनी नहीं लगी थी। उस रात उसका पानी काला नहीं, बल्कि नीला सफेद दिख रहा था, जैसे बर्फ ने बहना सीख लिया हो। हवा जब नदी से टकराती, तो एक कराहसी निकलती, मानो कोई बहुत पुराना दर्द जाग उठा हो। केशव ने अपनी शॉल कसकर लपेटी। रोने की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। कौन है? उसकी आवाज ठंड में कांप गई। कोई जवाब नहीं आया, बस सिसकिया। नदी किनारे की सच्चाई। नदी के किनारे, एक पत्थर के पास, कोई बैठा था। एक लड़की, करीब 15-16 साल की। फटे कपड़े, भीगे बाल, नीली पड़ती उंगलियां। केशव दौड़कर उसके पास पहुंचा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस ठंड में? लड़की ने सिर उठाया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उससे ज्यादा थकान। मुझे पार जाना है, उसने धीरे से कहा। नदी के उस पार। केशव चौंक गया। इस मौसम में? पागल हो गई हो? नदी जमने वाली है। लड़की ने होंठ काटे। उधर मेरी माँ है।
ठंड से लड़ती एक सांस। केशव ने अपनी शॉल उसके कंधों पर डाल दी। लड़की बुरी तरह कांप रही थी। पहले मेरे घर चलो, केशव बोला। आग जला लेंगे, फिर सोचेंगे। लड़की कुछ पल चुप रही, फिर सिर हिला दिया। चलते समय उसने नदी की ओर एक बार फिर देखा, ऐसी नजर से जैसे कोई आखिरी उम्मीद देख रहा हो। आग के पास घर में आग अभी सुलग रही थी। केशव ने लकड़ियां डाली, आग तेज की। लड़की आग के पास बैठ गई, हथेलियां फैलाकर। नाम क्या है तुम्हारा? नैना, उसने कहा। और तुम्हारी माँ? नैना ने निगाहें झुका ली। वो बीमार है, नदी के उस पार, पुराने चरवाहों की बस्ती में। केशव का दिल बैठ गया। उधर तो महीनों से कोई नहीं गया था। यादों की परछाइयां। नैना आग देख रही थी। अचानक बोली, आपको आग से डर नहीं लगता? केशव मुस्कराया, कड़वी मुस्कान। डर लगता है। आग बुझने से। नैना ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन समझ गई। ठंड सब कुछ उजागर कर देती है, राज भी, घाव भी। बाहर की रात और गहरी हो गई। बर्फ अब तूफान बन चुकी थी। हवा दरवाजों को झकझोर रही थी। केशव बाहर निकला, आसमान देखने। उसे वही एहसास हुआ, ठीक वैसा ही जैसा 10 साल पहले हुआ था। मीरा की बीमारी, बर्फ से बंद रास्ते, नदी पार न कर पाने का पछतावा। उसकी मुट्ठियां कस गईं। फैसला। अंदर लौटकर उसने कहा, सुबह होते ही हम निकलेंगे। नैना की आंखों में चमक आ गई। सच? हाँ, केशव बोला। नदी के उस पार। आग चटकने लगी, जैसे मंजूरी दे रही हो। लेकिन केशव जानता था, यह सफर सिर्फ नदी पार करने का नहीं है। यह सफर डर, यादों और अपराध बोध से भी होकर गुजरेगा। बाहर बर्फ गिरती रही और ठंड जैसे मुस्कुरा रही थी।